हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और अब तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं। हमने बात की थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। किसके बारे में बात की थी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। इसके बारे में हम जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, जो भी क्वेश्चंस हम लोग से हो सकते थे, वो हम लोगों ने बात किया। फिर साथ ही साथ हमने इसकी लिमिटेशंस भी कवर कर ली थी, किस किस चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाया था उसके बारे में भी हमने बात कर लिया था। इसके बाद यहीं से ही फिर कुछ बातें निकल कर आई थी मैटर के बारे में, और वहां से हमें पता चला कि मैटर के अंदर कुछ सब फंडामेंटल पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। और उन पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, हमने उसके बारे में भी बात कर लिया था। साथ ही साथ हमने बात किया था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो पता कैसे लगा, वो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगा, मिल्कन सॉलिड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उसके बारे में भी हमने जान लिया था कि वो पता कैसे चला, उसके ऊपर हमने सवाल भी किया था। फिर हमने जान लिया कि एटम के अंदर सब फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये एटम के अंदर है कहाँ? मतलब सपोज आप क्लासरूम में है ना, आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, आपके साथ और भी बच्चे बैठे हुए हैं। तो अगर मैं पर्टिकुलरली क्लासरूम की बात करूं तो उस क्लासरूम के अंदर एक पर्टिकुलर बच्चा, यानी कि आप कहाँ पर हैं, ऐसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है कहाँ पर, उसको जानने के लिए हमने स्टार्ट किया था एटॉमिक मॉडल्स। क्या स्टार्ट किया था? एटॉमिक मॉडल्स। और मैंने आपको बताया था कि हम लोग 4 एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। वो 4 एटॉमिक मॉडल्स कौन कौन से हैं? थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड क्वांटम एटॉमिक मॉडल। जिसके अंदर हमने थॉमसन एटॉमिक मॉडल पहले ही कवर कर लिया, और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में भी हमने सारी बातें जान ली थी। जितना हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर के अंदर हम आज कुछ बेसिक टर्म्स क्लियर करेंगे, जैसे कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ठीक है ना, आइसोबार्स क्या होते हैं, ठीक है ना, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ठीक है, आइसो एस्टर्स क्या होते हैं, आइसो एस्टर्स क्या होते हैं, आइसो एस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती हैं। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि आइसो डाइफर्स क्या होते हैं, आइसो डाइफर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ये कुछ 6 बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बार बार आपसे पूछी जाएंगे और आप इनके अंदर कंफ्यूज हो जाओगे। तो आइए चलिए इनको क्लियर करते हैं, ठीक है। आपको पता लग चल गया कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टर्म आने वाली है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। अब ये आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स को समझते समझते साथ ही साथ हम समझेंगे आइसोबार्स के बारे में, ठीक है ना। दोनों टर्म्स एक साथ समझेंगे क्योंकि दोनों टर्म्स सेम सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। साथ ही साथ एक साथ रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, आप ये चीज तो समझते होंगे ना, मैं एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज अगर कोई बंदा है, उसको सक्सेस मिल गया। सक्सेस मिलने के बाद वो क्या होगा? वो टॉप पे चला जाएगा। जैसे जैसे सक्सेस मिलती चली जाएगी वो तो टॉप पे पहुंच जाएगा। और अगर टॉप पे पहुंच जाएगा तो टॉप पे पहुंचने के बाद क्या वो बदल ही जाएगा? क्या बदल जाते हैं ना, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं, आपके पास कोई एलिमेंट है, उसके नीचे एक नंबर लिखा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? एटॉमिक नंबर। और उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? मास नंबर। क्या बोलते हैं? मास नंबर। नीचे एक नंबर लिखा होता है जेड और ऊपर एक नंबर लिखा होता है ए। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है किसी भी एलिमेंट को, ठीक है। तो आइसोटोप किसको बोला जाएगा? आइसोटोप वो स्पीसीज होंगी जिसके अंदर टॉप, टॉप पर डाला ना, टॉप अलग हो जाते हैं टॉप पे जाने के बाद। तो जिसके अंदर जो डिफरेंट होगा वो क्या हो जाएगा? मास नंबर। आइसोटोप्स स्पीसीज, आइसोटोप्स आर दोज स्पीसीज इन विच डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर। मैं क्या बोल रहा हूँ? दोज स्पीसीज इन विच डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, है ना। उन स्पीसीज को क्या बोला जाता है? उन्हीं स्पीसीज को बोला जाता है आइसोटोप्स। क्या बोला जाता है? आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या होता है इसका? एग्जाम्पल आपने बार बार पढ़ा होगा, 1H1, ठीक है ना, 1H2, 1H3, ये होता है इसका एग्जाम्पल। ये 1H1 और 1H2, 1H3 क्या है? ये होता है आपका प्रोटियम,
ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। एक तो है इसमें से क्या, प्रोटियम, ये क्या है इसमें से, ये है ड्यूटेरियम, ठीक है, और ये क्या है, ये है ट्रिटियम, ट्रिटियम, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है और ये इनके नाम है जो मैंने आपको बताए। अच्छा, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आइसोटोप्स वो स्पीसीज हैं जिनके अंदर डिफरेंट तो क्या होता है, मास नंबर, बट के सेम क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अगर मैं इन तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के अंदर बात करूं तो इनके अंदर एक चीज कॉमन है, इनके एटॉमिक नंबर सेम है। और ये बात हम लोग जानते हैं कि अगर एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो एटॉमिक नंबर जितना भी किसी एलिमेंट का होता है उतना ही क्या होता है उसके अंदर, उतने ही होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उतने ही क्या होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर मैं 1h1 के अंदर बात करूं तो 1h1 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1। मैं 1h2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो कितने हैं, 1। मैं 1h3 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो कितने हैं, 1। ऐसे ही अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं तो प्रोटॉन्स भी कितने हैं, 1। इसके अंदर भी प्रोटॉन्स कितने हैं, 1। इसके अंदर भी प्रोटॉन्स कितने हैं, 1। लेकिन अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो न्यूट्रॉन्स 1h1 के अंदर कितने हैं, 0। 1h2 के अंदर कितने हैं, 1। और 1h3 के अंदर कितने हैं, 2। तो यहाँ से एक और बात मुझे समझ में आ गई कि आइसोटोप्स वो स्पीसीज होती है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो क्या रहता है, सेम। सेम नंबर ऑफ क्या रहते हैं, सेम नंबर ऑफ क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी, और साथ ही साथ क्या रहते हैं, प्रोटॉन्स। बट डिफरेंट क्या रहेगा, डिफरेंट रहता है, डिफरेंट नंबर ऑफ क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट नंबर ऑफ क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन्स। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आई कितनी बात। अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने केवल एक टर्म जानी जिस जो कि है आइसोटोप। आइसोटोप वो स्पीसीज होती हैं जिनके अंदर जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम। फॉर एग्जाम्पल 1h1, 1h2, 1h3। 1h1 को क्या बोलते हैं, प्रोटियम। 1h2 को क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम। 1h3 को क्या बोलते हैं, ट्रिटियम। इनके अंदर अगर ध्यान से देखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी क्या है, सेम, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट। ऐसे ही अगर मैं बात करूं आइसोबार्स की, ठीक है ना, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। अगर मैं आइसोबार्स की बात करूं तो आइसोबार्स के अंदर भी डिफरेंट होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है, आइसोबार्स बिल्कुल अपोजिट टर्म है किसकी, आइसोटोप की। तो आइसोबार्स के अंदर जो डिफरेंट होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है एटॉमिक नंबर। लेकिन सेम क्या होता है, सेम होता है इसके अंदर मास नंबर। सेम क्या होता है इसके अंदर, मास नंबर। समझ पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या होता है इसका, एग्जाम्पल होता है जैसे 18 आर्गन 40, ठीक है ना, 20 कैल्शियम 40, ये इसका एग्जाम्पल है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे दोनों के अंदर, तो आर्गन के अंदर और कैल्शियम के अंदर जो मास नंबर है वो तो क्या है, सेम, लेकिन डिफरेंट क्या है, एटॉमिक नंबर। इसका मतलब अगर मैं आर्गन के अंदर बात करूं तो आर्गन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18। अगर मैं कैल्शियम के अंदर बात करूं तो कैल्शियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 20। अगर मैं आर्गन के अंदर प्रोटॉन्स की बात करूं तो प्रोटॉन्स क्या है, 18। लेकिन कैल्शियम के अंदर जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो कितना है, 20। साथ ही साथ अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो आर्गन के अंदर जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो कितना है, 22। और कैल्शियम के अंदर जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो हैं वो क्या हैं, सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो पार्टिकल्स हैं, सारे के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट है, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं। अभी तक मैंने आपको केवल दो टर्म बताई, एक तो बताया मैंने आइसोटोप और दूसरा बताया आइसोबार। आइसोटोप स्पीशीज वो होती हैं जिनके अंदर डिफरेंट मास नंबर होता है बट सेम क्या होता है, एटॉमिक नंबर। आइसोबार्स वो होती है जिनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम क्या होता है, मास नंबर। समझ में आया कि नहीं। साथ ही साथ इनमें एक सवाल आपसे और पूछा जा सकता है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि अगर मैं आइसोटोप की बात करूं, किसकी बात करूं, अगर मैं आइसोटोप्स की बात करूं, इधर हम किसकी बात करेंगे, इधर हम बात करेंगे आइसोटोप्स की, आइसोटोप्स की। और इस तरफ हम लोग बात करेंगे किसकी, आइसोबार्स की। अगर मैं आइसोटोप्स की बात करूं तो आइसोटोप्स के अंदर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आइसोटोप्स हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या रहती है, तो अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी वजह से आती है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं कैसे चेक करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। और केमिकल रिएक्शंस के अंदर कौन इन्वॉल्व रहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में। और केमिकल रिएक्शंस में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का। और अगर आप आइसोटोप्स को ध्यान से देखेंगे तो आइसोटोप्स के अंदर सेम नंबर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। और अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ
कि आइसोटोप्स के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम, ठीक है ना। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बट अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, किसकी बात करूं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो तीनों के तीनों अलग अलग हैं। एक प्रोटियम है, एक ड्यूटेरियम और एक ट्रिटियम है। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या रहती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती है डिफरेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ध्यान सभी का इधर ही होना चाहिए। साथ ही साथ, साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि इनके अंदर जो ई बाई एम का रेशो है वो क्या रहेगा। आपने ई बाई एम पढ़ा था ना, स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज इज टू मास का रेशो, है ना। तो आइसोटोप्स के अंदर जो ई बाई एम की वैल्यू होती है वो क्या रहती है, वो कभी भी सेम नहीं रहती। इसका मतलब क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं किसके बारे में, अगर मैं आइसोबार्स के बारे में बात करूं, तो आइसोबार्स के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो दोनों की दोनों क्या रहती हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट रहती है। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको बोला था कि दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, वो डिफरेंट है। दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी क्या है, डिफरेंट है। दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो भी डिफरेंट है, ठीक है ना। तो आइसोबार्स वो स्पीशीज होती हैं जिनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी क्या रहती है, वो क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। भाई एलिमेंट ही चेंज हो गया तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो एक जैसी होगी ही नहीं। और केमिकल प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन से रिलेट करती है और केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो अभी तक हमने दो टर्म्स पढ़ी, एक तो पढ़ा आइसोटोप और एक हमने पढ़ा आइसोबार्स। तीसरी टर्म की ओर चलते हैं। तीसरी टर्म आपकी आती है आइसोटोन्स। क्या आती है तीसरी टर्म, तीसरी टर्म आती है आइसोटोन्स। अब ये आइसोटोन्स क्या होते हैं, अगर आइसोटोन्स की मैं बात करूं, देखो आइसोटोन्स को ही बोला जाता है, इसी को ही बोला जाता है आइसो न्यूट्रॉन या आइसो न्यूट्रॉनिक, ठीक है ना। ये जो आइसोटोन्स होते हैं ना, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, इनके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उन डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग, देखो टर्म साउंड कैसी आ रही है, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर सेम नंबर ऑफ क्या पाए जाते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप, ठीक है ना। आइसोटोन्स को ही क्या बोला जाता है, आइसो न्यूट्रॉनिक। और दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाएंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर, उन्हीं स्पीशीज को क्या बोला जाएगा, आइसोटोन्स बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 6 कार्बन 14 कार्बन का एक आइसोटोप होता है, ठीक है ना। 13 भी एक आइसोटोप होता है, 13 की बात करते हैं चलिए। और साथ ही साथ आपने नाइट्रोजन को तो सुना ही होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और मास नंबर कितना होता है 14। अगर मैं इन दोनों के अंदर आपसे पूछूं कि इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन 6 हैं और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो कितना है, 7। अगर मैं दोनों के अंदर प्रोटॉन्स के नंबर की बात करूं तो इसके अंदर प्रोटॉन 6 हैं और इसके अंदर जो प्रोटॉन का नंबर है वो कितना है, वो है 7। लेकिन अगर मैं दोनों के अंदर न्यूट्रॉन्स के नंबर की बात करूं तो 13 माइनस 6, 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 6 7। इसके अंदर भी अगर मैं न्यूट्रॉन निकालना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा, 14 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा, 7। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या आ रहा है, डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर सेम आ रहा है। तो ऐसी स्पीशीज को क्या बोला जाता है, ऐसी स्पीशीज को ही नाम दिया जाता है आइसोटोन्स। क्या नाम दिया जाता है, आइसोटोन्स। समझ में आया। तो अब तक हमने केवल 3 टर्म पढ़ी, पहली हमने पढ़ी आइसोटोप, दूसरी हमने पढ़ी आइसोबार, तीसरी हमने पढ़ी आइसोटोन, ठीक है ना। फोर्थ टर्म की ओर चलते हैं जो कि होने वाली है आइसो आइसोडाइफर्स। क्या होने वाली है, आइसोडाइफर्स। अब ये आइसोडाइफर्स क्या होता है,
आइसोडाइफर्स क्या होता है? आइसोडाइफर्स के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, अगर मैं आइसोडाइफर्स की बात करूं तो इसके अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ n माइनस p की जो वैल्यू है वो सेम पाई जाती है। जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं अगर उनके पास सेम n माइनस p की वैल्यू पाई जाती है, उन्हीं स्पीशीज को बोला जाएगा आइसोडाइफर्स, उन्हीं एटम्स को बोला जाएगा आइसोडाइफर्स। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल है 90 थोरियम। थोरियम मेरे पास जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 90 और मास नंबर कितना होता है 234। ऐसे ही मेरे पास यूरेनियम है 92 और इसका जो मास नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 238। ये दोनों आपस में आइसोडाइफर्स है। कैसे हैं चलिए जानते हैं। इधर देखना है सभी को ध्यान से। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं थोरियम में 90, यूरेनियम में कितने हैं 92। प्रोटॉन्स की बात की जाए तो प्रोटॉन्स भी कितने हैं 90। ऐसे ही यूरेनियम में प्रोटॉन्स का नंबर कितना है 92। लेकिन अगर मैं न्यूट्रॉन्स के नंबर की बात करूं तो न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा? अगर मैं न्यूट्रॉन्स के नंबर की बात करूं तो न्यूट्रॉन का नंबर हो जाएगा 234 माइनस 90। इसका मतलब कितना आ जाएगा? इसका मतलब आ जाएगा 144। ऐसे ही अगर मैं यूरेनियम के अंदर बात करूं तो यूरेनियम के अंदर कितना आएगा? यूरेनियम के अंदर आएगा 238 माइनस 92। कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 146। लेकिन मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए n माइनस पी वैल्यू, n माइनस पी वैल्यू। तो n माइनस पी वैल्यू कितनी आएगी? n तो है 144, p कितना है 90, इसमें कितना है n 146, p कितना है 92। और जब मैं दोनों को माइनस करूंगा तो माइनस करने पे ये भी 54 आता है और ये भी माइनस करने पर कितना आता है 54। और n और p, n माइनस p की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? सेम। इसका मतलब थोरियम और यूरेनियम आपस में क्या ऐसी स्पीशीज हैं? ये आपस में है आइसोडाइफर्स। समझ में आया क्या? पक्का। अब तक हमने चार चार टर्म्स पढ़ी, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडाइफर्स। चार टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके। चलिए पांचवी टर्म की ओर चलती है जो कि होने वाला है आइसो एस्टर्स। क्या होने वाला है? आइसो एस्टर्स। अब ये आइसो एस्टर्स क्या होते हैं? अगर मैं आइसो एस्टर्स की बात करूं, ये वो स्पीसीज होती है जिनके अंदर दो चीजें सेम पाई जाती है। एक तो पाया जाता है सेम नंबर ऑफ एटम्स, एक तो पाए जाते हैं सेम नंबर ऑफ एटम्स, साथ ही साथ पाए जाते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या क्या पाए जाते हैं? एक तो इनके अंदर पाए जाते हैं सेम नंबर ऑफ एटम्स और साथ ही साथ पाए जाते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल क्या होता है इनका? जैसे CO2 एंड N2O। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो CO2 के अंदर भी जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कितने हैं? 3। N2O के अंदर भी कितने हैं? 3। अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन करूं कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन, कितने कार्बन है? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने ऑक्सीजन है? 2। तो कितना हो जाएगा? 6 प्लस 16 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 22। ऐसे ही मैं N2O के अंदर बात करूं तो N2O के अंदर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कितने नाइट्रोजन है? 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कितने ऑक्सीजन है? 1। कितना हो जाएगा? 7 टू जा 14 प्लस 8, इसका टोटल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 22। तो क्या आ गया? सेम नंबर ऑफ एटम्स भी है और साथ ही साथ सेम नंबर ऑफ एटम्स भी है और साथ ही साथ क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी स्पीशीज को बोला जाता है आइसो एस्टर्स। क्या बोला जाता है? आइसो एस्टर्स। समझ में आ रही है इतनी मेरी बात? ठीक है, अगली टर्म की ओर चलते हैं। अगली टर्म है हमारी, अगली जो लास्ट टर्म हमें पढ़नी है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है? अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या है? अगर मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करूं तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से समझ में आ रहा है ना, जहाँ पे आइसो न्यूट्रॉनिक था वहां पे सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर वो एटम्स या मोलिक्यूल्स या आयंस होंगे जिनके अंदर पाई जाती हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिन भी स्पीशीज के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उन्हीं स्पीशीज को बोला जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं जैसे Na पॉजिटिव, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, N3 निगेटिव, O2 निगेटिव, F निगेटिव, ये सब आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैसे? वो भी जान लेते हैं।
सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और प्लस आने का मतलब अगर किसी एटम के ऊपर प्लस आता है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो उसके पास उतने ही प्रोटॉन्स ज्यादा हैं या फिर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकाल लिए गए, उसके अंदर से उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लिए गए, निकाल लिए गए। और हमेशा हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करते हैं। तो सोडियम के अंदर से +1 होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 +2 होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, कितने रह गए, 10। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 कि 3 प्लस आने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, और माइनस आने का मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 3 ऐड कर दिए 10, ऑक्सीजन का 8 2 ऐड कर दिए 10, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 1 ऐड कर दिया 10। तो सबके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो गए, सेम। और अगर सबके इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो ये सारी की सारी जो स्पीशीज हैं, ये सारे के सारे जो आयंस हैं वो आपस में क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पर ही एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने अभी पीछे एक टर्म पढ़ी थी आइसो एस्टर, और अभी एक टर्म पढ़ी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दोनों के अंदर एक बात कॉमन है कि दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन आइसो एस्टर के अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स भी होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, क्या ऑल आइसो एस्टर्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जितने भी आइसो एस्टर्स हैं वो सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, या फिर ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक आर आर आइसो एस्टर्स। कौन सी टर्म ठीक होगी, कौन सी टर्म ठीक होगी? देखिए, आइसो एस्टर के अंदर दो चीजें होनी चाहिए अगर किसी को भी आइसो एस्टर बनना है, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए केवल सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो सारे आइसो एस्टर्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो एस्टर्स नहीं हो सकते। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हो वो भी सेम हो, अलग भी हो सकते हैं, वो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। तो इसलिए जो पहले वाला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो दूसरे वाला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अभी तक हमने 6 टर्म्स पढ़ी, एक बार इनको समराइज कर लेते हैं। पहली टर्म हमने पढ़ी क्या, आइसोटोप्स। पहली टर्म हमने पढ़ी क्या, आइसोटोप्स। और आइसोटोप्स कौन थे, आइसोटोप्स वो थे जिनके अंदर डिफरेंट तो क्या था, डिफरेंट तो था मास नंबर, ठीक है ना, बट सेम क्या था, सेम है एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। समराइज कर लेते हैं एक बार इसको, सेम क्या है, एटॉमिक नंबर। एक टर्म हमने पढ़ी आइसोबार, क्या पढ़ी, आइसोबार्स। आइसोबार्स किसको बोला जाएगा, आइसोबार उसको बोला जाएगा जिसमें डिफरेंट तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर, डिफरेंट तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर, बट सेम क्या होगा, सेम होगा इसके अंदर मास नंबर, सेम क्या होगा इसके अंदर, मास नंबर। तीसरी टर्म हमने पढ़ी इसके अंदर आइसो एस्टर्स, क्या पढ़ी, आइसो एस्टर्स, ठीक है ना। आगे पीछे हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आइसो एस्टर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, आइसो एस्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम्स पाए जाते हैं और साथ ही साथ सेम नंबर ऑफ क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से हमने एक टर्म पढ़ी थी इसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या पढ़ी थी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक टर्म हमने पढ़ी थी आइसोटॉन्स, क्या पढ़ी थी, आइसोटॉन्स या फिर आइसो न्यूट्रॉन, एक ही बात होती है। इसके अंदर सेम क्या पाया जाता है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और लास्ट टर्म, एक और टर्म हमने पढ़ी थी आइसोडाइफर्स, क्या पढ़ी थी हमने, आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स कौन होते हैं, आइसोडाइफर्स वो होते हैं जिनके अंदर क्या पाई जाती है, सेम n-p वैल्यू, उन्हीं को क्या बोला जाता है, आइसोडाइफर्स। समझ में आया क्या? आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं उसकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, हमने पढ़ लिया एटॉमिक मॉडल के अंदर थॉमसन मॉडल, दूसरा हमने पढ़ लिया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की एक लिमिटेशन थी कि वो मैक्सवेल्स की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्या कि
ये सब कुछ जो बातें हैं ना मैक्सवेल वाली, ये बहुत पुरानी बातें हैं, रदरफोर्ड से भी पुरानी। और उस समय पर ना लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सबको अलग अलग माना जाता था। ये सब चीज़ अलग चीज़ें हैं। लेकिन धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स हुए, एक्सपेरिमेंट होने के बाद पता चला कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये एक ही ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से जनरेट होती है। और वहां से एक थ्योरी आई जिसको बोला जाता है वेव थ्योरी। क्या बोला जाता है? वेव थ्योरी। और वेव थ्योरी से हमें पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। किसके बारे में पता चला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करके भी कुछ होता है। ठीक है ना? इसकी काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। तो अगली क्लास का गोल हमारा रहने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि वेव थ्योरी। ये वेव थ्योरी क्या कहती है? और ये वेव थ्योरी ना फिर कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। फिर इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आई जिसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो मैं यहाँ पे आपको चार्ट बना के समझाता हूँ, ठीक है ना? आपको अच्छे समझ में आएगा। आपने डिस्कवरीज पढ़ ली, ठीक है ना? डिस्कवरीज पढ़ने के बाद आपने पढ़ा थॉमसन मॉडल। क्या पढ़ा आपने? थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल। फिर आपने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल। आपने पढ़ा क्या? रदरफोर्ड मॉडल। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल की कुछ लिमिटेशन थी, ये मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो मैक्सवेल की क्या थ्योरी थी? वेव थ्योरी थी, ठीक है ना? लेकिन इस वेव थ्योरी की भी कुछ क्या थी? लिमिटेशन थी। जैसे रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी, ऐसे इस वेव थ्योरी की भी क्या थी? कुछ लिमिटेशन। वो लिमिटेशन क्या थी? जैसे कि एक तो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना? कई सारी इसकी लिमिटेशंस थी। एक थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। लिमिटेशन का मतलब ये इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। फिर इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी आई जिसका नाम था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है ना? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर दिया था। तो होता क्या है, हम इन दोनों को मिला के और इन मॉडल्स को सबको मिला के फिर एक नया मॉडल आया जिसका नाम था बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या नाम था? बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना? तो ये हमारा पैटर्न रहने वाला है। हमने रदरफोर्ड मॉडल जान लिया, अब हम लोग जानेंगे वेव थ्योरी के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और फिर जानेंगे वेव थ्योरी की लिमिटेशंस। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ब्लैक बॉडी के रेडिएशन के बारे में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। देन हम लोग स्टडी करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। समझ में आई ना? यही तरीका था डेवलपमेंट का। बोर एटॉमिक मॉडल ऐसे ही डेवलप हुआ था, ठीक है ना? तो अगला जो लेक्चर हमारा रहने वाला है वो प्योरली किस पर बेस्ड रहेगा? वो रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर, ठीक है? तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है ना? अगर कोई आपको डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना? एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।